Curves in space, differential geometry, video number 20. Curvature and torsion, video number 8. Welcome all of you. Curvature and torsion पे examples जारी है. This is example number 6. If tangent to a curve makes a constant angle alpha with a fixed line. If tangent to a curve makes a constant angle alpha with a fixed line, then show that sigma equal to plus minus rho tan alpha. सिग्मा टाउ का रेसिप्रोकल होता है और रो कप्पा का रेसिप्रोकल होता है. तो इधर जाकर के 1/, सिग्मा टाउ लिख उठेगा, इधर जाकर के 1/, रो कप्पा लिख उठेगा. एक फिक्स्ड लाइन है, यानी फिक्स्ड डायरेक्शन है, उसके साथ टेंजेंट कांस्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है. अब देखिए थोड़ी सी स्किल के साथ स्टार्ट ले रहे हैं. लेट स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल ए बी अ कांस्टेंट वेक्टर. भाई फिक्स्ड लाइन माने डायरेक्शन फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो कांस्टेंट वेक्टर हम ले सकते हैं. Let vector A be a constant vector along the given fixed line. Along the न लिख के हम parallel to भी लिख सकते हैं. Let A be a constant vector parallel to the गिवन फिक्स्ड लाइन. ये वेक्टर और फिक्स्ड लाइन पैरेलल है, तो टेंजेंट वेक्टर यदि फिक्स्ड लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो इस वेक्टर के साथ भी अल्फा एंगल ही बनाएगा, क्योंकि फिक्स्ड लाइन की पैरेलल है. देन द एंगल between tangent and vector A will be alpha. That is the angle between t cap and vector A will be alpha. नाउ टी कैप डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ टी कैप 1 इंटू मॉडुलस ऑफ ए स्केलर ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ए कॉस अल्फा. डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एस. डिफरेंशिएटिंग इट with respect to s we get. ध्यान रहे इसे आपने क्या कंसीडर किया है? कांस्टेंट वेक्टर. तो ये कांस्टेंट है इसलिए प्रोडक्ट टूल नहीं लगाएंगे हम लिखेंगे डी टी कैप अपॉन डी एस डॉट कांस्टेंट वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट ए कांस्टेंट कुल कांस्टेंट 0 हो गया. इंप्लाइज दैट सिरेट फ्रीनेट फार्मूला डी टी कैप अपॉन डी एस कप्पा एन कैप होता है. यस, कप्पा एन कैप डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 बाई सिरेट फ्रीनेट फार्मूला. ये रहा. implies that एन कैप डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0. अब इसको फिर डिफरेंशिएट करिए एस के रिस्पेक्ट में. डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एस वी गेट. फिर ध्यान रखिएगा ए कांस्टेंट वेक्टर है,
डी एन कैप अपॉन डी एस डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 implies that tau b cap minus kappa n cap dot vector a equal to 0 by Siret-Frenet formula implies that tau b cap dot vector a equals to करना है equals to kappa n cap dot vector a, ये रहा। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए, ये कुछ गड़बड़ लिख उठा ना यहाँ टी कैप रहेगा बच्चा, सॉरी ये टी कैप है। तो टी कैप और ए के बीच में एंगल अल्फा है, तो बी कैप और ए के बीच में एंगल क्या होगा? टी कैप के परपेंडिकुलर होता है बी कैप, समझ रहे हैं ना? तो या तो π/2 प्लस अल्फा होगा या तो π/2 माइनस अल्फा होगा। इंप्लाइज दैट टाउ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर ए कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल π/2 प्लस अल्फा इक्वल टू कप्पा, इसका डॉट स्केलर ए कॉस अल्फा, या टाउ ए कॉस ऑफ π/2 माइनस अल्फा इक्वल टू कप्पा ए कॉस अल्फा। ए कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट टाउ कॉस π/2 प्लस अल्फा, π/2 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू कप्पा कॉस अल्फा, और टाउ साइन अल्फा इक्वल टू कप्पा कॉस अल्फा। अर्थात इन दोनों को मिलाकर लिखे हम, कप्पा कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस टाउ साइन अल्फा, implies that kappa equal to plus minus tau tan alpha, implies that 1 upon tau equal to plus minus 1 upon kappa tan alpha, implies that sigma equal to plus minus rho tan alpha। आई थिंक यही प्रूव करना था, देख लें एक बार ध्यान से, यही प्रूव करना था। यस, सिग्मा इक्वल टू प्लस माइनस रो टेन अल्फा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, एक अच्छा एग्जाम्पल है। Example number 7. The principal normals at consecutive points. The principal normals at consecutive points do not intersect unless tau equal to 0. Do not intersect unless tau equal to 0. टोसन इक्वल टू 0, ऐठन शून्य हो गई,
कर्व जो है प्लेन कर्व हो गया। कर्व अगर प्लेन कर्व है तभी ये ऐसा संभव है। जब तक कि कर्व प्लेन कर्व नहीं होगा तब तक प्रिंसिपल नॉर्मल्स कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका प्रूफ इंटरेस्टिंग है, कठिन नहीं है। एक तो फिगर पहले बना लिया जाए बढ़िया से बढ़िया। एक पॉइंट ये क्लैरिटी के लिए दूर बनाते हैं, लेकिन ये जो क्यू पॉइंट हम लेने जा रहे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव है, नेबरिंग है, इसी पॉइंट के जस्ट बगल वाला पॉइंट है। अब बगल वाला पॉइंट बना के कैसे फिगर बनाओगे? तो ये रहा Q, ये रहा P। P एंड Q आर कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। इन पर हमने छोटे छोटे टेंजेंट खींच दिए ताकि इस पे हम नॉर्मल बना सकें। इस पे हम नॉर्मल बनाने जा रहे हैं। ये नॉर्मल्स है। इसके बाद हम यहां पे ले लिए ओरिजिन। पॉइंट्स P और Q को मिला दीजिए ताकि P और Q के पोजीशन वेक्टर्स दिखने लगे। अब इसकी कलर चेंज किया जाए। पोजीशन वेक्टर्स को हम डॉटेड डॉटेड करके खींच दे रहे हैं ताकि कोई भ्रम उत्पन्न न होने पाए। OP और OQ को मिला दिया। ये है स्मॉल r वेक्टर, यानी P का पोजीशन वेक्टर R हुआ, ठीक। और Q वाले का वेक्टर R प्लस D वेक्टर R। चाहो तो P के बगल में से R लिख दो, Q के बगल में R प्लस D वेक्टर R लिख दो, तो और स्पष्ट रहेगा सब मामला। P और Q को मिला दीजिए, कॉर्ड। जाहिर सी बात है ये होगा D वेक्टर R। ये वेक्टर R प्लस D वेक्टर R बराबर वेक्टर R प्लस D वेक्टर R। तो जो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है वो यहाँ पे ओबे कर रहा है। नॉर्मल्स दिखा दीजिए। P पर जो नॉर्मल है ये है, इस दिशा में यूनिट वेक्टर n कैप, और Q पर जो नॉर्मल है ये इधर आप यूनिट वेक्टर दिखा दो n कैप प्लस D n कैप, ऐसा। ये प्रिंसिपल नॉर्मल्स है। कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स P और Q पर जो प्रिंसिपल नॉर्मल्स है वो इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब ये कर्व का ये जो पोर्शन है, ये कर्व ये एक प्लेन में हो, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट करते हुए। अन्यथा सोचो आप, अगर ये ट्विस्टेड कर्व है, यानी P यहां है और Q सीधे ऐसे नहीं आ रहा, उसी प्लेन में नहीं आ रहा है, उठ गया, इधर उठ गया, तो अब इसका जो नॉर्मल होगा इधर भागेगा, इसका नॉर्मल इधर भागेगा, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बस यही थीम है इस क्वेश्चन का। थोड़ा डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर लिखते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा ही लिखेंगे। लेट स्मॉल r वेक्टर एंड स्मॉल r वेक्टर प्लस D स्मॉल r वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर्स, बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ two consecutive points
consecutive points P and Q respectively on the curve स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर ऑफ एस। कर्व के इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, लेट एन कैप एंड एन कैप प्लस डी एन कैप बी द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल्स, बी द यूनिट वेक्टर्स along the principal normals, या बी द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल्स, principal normals at P and Q respectively। बस बकिया सब फिगर वगैरह ही है, एक जगह कहीं लिख देना चाहिए एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, ऐसा इसलिए लिख देना चाहिए ताकि लिखने में कोई बात छूट रही हो तो फिगर में स्पष्ट है, FIGURE फिगर, ऐसा। मिटाएंगे, देख लिया ना सबने। If the principal normals, if the principal normals at P and Q intersect, then three vectors, कौन कौन से? डी वेक्टर आर कामा एन कैप कामा एन कैप प्लस डी एन कैप आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, ये अगर एन कैप ऐसा है और कर्व मान लीजिए उठ गया ऊपर की ओर, क्यू पर यूनिट नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर घूम गया ना, ऐसे हो गया, तो कहां इंटरसेक्ट करेगा? इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एक ही प्लेन में है, और जाहिर सी बात है उसी समय तुरंत ये भी उसी प्लेन में आ जाएगा या किसी प्लेन के पैरेलल हो जाएंगे। प्लेन के पैरेलल कहाँ? सब एक ही प्लेन में हो जाएंगे। आर कोप्लेनर या लाई इन वन प्लेन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। Thus we have, अब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, इसका क्राइटेरियन क्या है? तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर 0, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डी स्मॉल आर वेक्टर एन कैप प्लस डी एन कैप इक्वल्स टू 0। दैट इज डी वेक्टर आर डॉट एन कैप क्रॉस एन कैप प्लस डी एन कैप equals to 0 implies that d vector r dot curly bracket n cap cross n cap plus n cap cross d n cap equals to 0। ये 0 हो जाएगा, implies that d vector r dot n cap cross d n cap equal to 0 implies that d vector r upon ds dot n cap cross d n cap upon ds, यानी ds स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0 implies that ये r डैश वेक्टर है, ये है r डैश वेक्टर डॉट
एन कैप क्रॉस सिरेट फ्रीनेट फार्मूला टाउ बी कैप माइनस कापा टी कैप इक्वल्स टू 0 बाई सिरेट फ्रीनेट फार्मूला। ये सब आप पढ़ चुके हैं। और आर डैश वेक्टर ही टी कैप होता है ना, टी कैप डॉट, अब इसको लेके अंदर चलिए, टाउ एन कैप क्रॉस बी कैप माइनस कप्पा एन कैप क्रॉस टी कैप इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये फिगर दिमाग में रखना होगा, टी एन बी implies that t cap dot bracket tau n cross b t होगा माइनस कप्पा n क्रॉस t उल्टा माइनस b कैप होगा, तो ये प्लस हो गया इक्वल्स टू 0 implies that टाउ t कैप डॉट t कैप प्लस कप्पा t कैप डॉट b कैप इक्वल्स टू 0। टी कैप डॉट टी कैप 1 होगा और टी कैप डॉट बी कैप 0 होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, टाउ इक्वल टू 0 आ गया। अब बातचीत को वहां से यहां कनेक्ट करिए। प्रिंसिपल नॉर्मल्स इंटरसेक्ट करते हैं, यदि इंटरसेक्ट करते हैं तो टाउ 0 होगा। यदि इंटरसेक्ट करते हैं माने इंटरसेक्ट करते हैं ऐसा हमने मान लिया और फिर टाउ 0 हो गया। यदि टाउ 0 नहीं होगा तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तब वाक्य बन गया ना कि प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स P एंड Q इंटरसेक्ट डू नॉट इंटरसेक्ट अनलेस टाउ इक्वल टू 0। जब तक टाउ 0 नहीं होगा तब तक प्रिंसिपल नॉर्मल्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यही इसका मतलब हुआ। इसको लिखना मांगता है थोड़ा ऐसे, हेंस प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इंटरसेक्ट implies that tau equal to 0, that is tau not equal to 0 implies that principal normals at consecutive points do not intersect. ठीक। देखो ये लॉजिक है। यदि स्टेटमेंट S1 implies that स्टेटमेंट S2, तो देन निगेशन ऑफ स्टेटमेंट S2 implies that निगेशन ऑफ S1। वही लिखा है हमने। यह था S1 implies S2, फिर बाद में क्या लिखा, S2 का निगेशन implies that S1 का निगेशन। यदि कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पर प्रिंसिपल नॉर्मल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो टाउ 0 होगा। अगर टाउ 0 नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नहीं करेंगे जब तक कि टाउ 0 ना हो जाए, और जब टाउ 0 हो जाएगा तब इंटरसेक्ट करेंगे। ये इसका मतलब हुआ। एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला वाला तो हल्का था, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो को यहीं पे हम समेटते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक ज़रूर करिए। और हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री में निकल आ गए वीडियो नंबर 20 तक। 20 वीडियो तक आने पर भी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ख़राब बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी कर्व्स इन स्पेस में यात्रा जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट स्क्यू कर्व, स्पेस कर्व पढ़ेंगे जिसका नाम है हेलिक्स।
हेलिक्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और हेलिक्स को कर्वेचर और टॉर्सन से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर उसके आगे फिर ऑस्कुलेटिंग स्फेयर है, ऑस्कुलेटिंग सर्किल है, इन्वेलप है, इवोल्यूट है। थैंक यू वेरी मच।